हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। और मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति। और जल्दी से सारे बच्चे क्लास को ज्वाइन करेंगे। इस वीडियो की लिंक अपने सभी दोस्तों को फटाफट से शेयर कर देना है, बुला लेना है सारे दोस्तों को। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और जो आ रहे हैं क्लास में, जल्दी से फटाफट इस वीडियो को लाइक करते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करते जाएंगे। ओके, सो हम कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस क्लास 12 के बच्चों के लिए जो 2025 का एग्जाम दिलाने वाले हैं। उन सभी बच्चों के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चंस की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और श्रृंखला में हम ऑलरेडी 2 पार्ट्स कर चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं, जिसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस जो आपके हैं इस प्रश्न पत्र के, इन प्रश्नों की तैयारी हम करने वाले हैं। और हम अभी खुशी के क्वेश्चन पेपर्स ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तीसरा पार्ट, आज लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें जो है हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ये हमारा मॉडल पेपर। शुरू करते हैं बिना देर हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट हो जाते हैं तो जैसे बाकी सारे बच्चे अपने क्वेश्चंस मुझे भेज पा रहे हैं, आप भी क्वेश्चंस जो है भेज पाएंगे जरूर। और मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ हमारा अगला प्रश्न, जो कि स्क्रीन पर आपको अब दिखाई दे रहा होगा। गॉस के नियम का अनुप्रयोग हमें यहाँ पर लिखना है और हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि इसके मदद से आवेशित बेलन के बाहरी बिंदु पर विद्युत तीव्रता के लिए हमको व्यंजक स्थापित करना है। तो ध्यान से समझिएगा, गॉस के नियम और उसके अनुप्रयोग में आपको जो है इसके 3 अनुप्रयोग का कोई भी पार्ट आपको पूछ सकता है 5 नंबर के सवाल में। और इसके अलावा आपको गॉस के नियम को सत्यापित करने के लिए भी यहाँ पर पूछा गया है। तो इस प्रश्न में सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम को लिखना है कि जो हम विद्युत फ्लक्स की गणना सामान्य तरीके से कर रहे थे, फाई बराबर हम समाकलन कर रहे थे यहाँ पर क्या, ई डी एस का समाकलन करके हम क्या कर रहे थे, विद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे थे। गॉस जी ने जो हमें प्रमेय दिया, इस प्रमेय की सहायता से हम इसको कैसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी बंद सतह है, ठीक है, उस बंद सतह के अंदर जितने भी आवेश है, ठीक है, उन सभी आवेश को अगर हम जोड़ दे, कुल आवेश, नेट आवेश बंद सतह के अंदर, ठीक है, उसका अनुपात अगर हम निर्वात या वायु की विद्युतशीलता के साथ अगर ले, तो वो हमारा गॉस का नियम कहलाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि गॉस के नियम के अनुसार जो विद्युत फ्लक्स होता है वो किसी बंद सतह के अंदर जितने भी कुल आवेश है उसके 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गॉस के प्रमेय का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैंने आपको 2 तरीके से बताया गया है, इसमें केवल एक तरीका लिखा हुआ है। आप चाहे तो दोनों तरीके ध्यान में रख सकते हैं। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल है उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, तो किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स जो है, सतह द्वारा घेरे गए कुल आवेश और जो निर्वात का परावैद्युतांक, यानी कि जो मैंने विद्युतशीलता की बात करी एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के क्या है, अनुपात के बराबर होता है, फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, गॉस का नियम है। ठीक है, अब हमें जो है यहाँ पर इस नियम को क्या करना है, लिखने के बाद इसको सत्यापित भी करना है। सत्यापित किसके लिए करना है, तो मान लो कि हमारे पास कोई आवेशित बेलन है और उसके बाहरी बिंदु पर अगर विद्युत तीव्रता के लिए हमको व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि डायग्राम में हम कुल 5 आवेश हमने लिया है, Q1, Q2, Q3, Q4 और Q5, जिसमें से 3 बिंदु हमने सतह के अंदर लिया है और 2 बिंदु हमने क्या लिया, सतह के बाहर लिया। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा, मान लो कि क्या है, ये आवेशित एक बंद वक्र है, जिसके बाहरी बिंदु के लिए अगर विद्युत तीव्रता की बात करें और अंदर के बिंदु के लिए, तो दोनों के लिए चीजें अलग अलग होंगी। तो एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है क्या किया गया। सबसे पहले एक आवेश मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले एक बंद सतह लिया गया है और इसके अंदर में जो 3 आवेश जो एक्सप्लेन किया है मैंने डायग्राम के माध्यम से, उसको यहाँ पर थ्योरी पर आपको जरूर इस तरीके से लिखना है। और सबसे पहली बात कि जब भी हमको फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा गॉस के नियम से, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सतह लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि स्मॉल सरफेस यहाँ पर लिया गया है। एस जो है यहाँ पर सतह को डिनोट कर रहा है। और कई बार क्या होता है, इस तरीके से समाकलन में एस लिखा होता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस एस का मतलब क्या होता है। तो कुछ भी नहीं बेटा, ये बस इतना डिफाइन कर रहा है, एस या सी लिखा हुआ है तो बंद वक्र या फिर बंद सतह को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर हमको जो है क्या करना पड़ता है, एक हमको जो है क्षेत्रफल सदिश लेना होता है। तो क्षेत्रफल सदिश कभी भी क्या होगा, बंद सतह के जो है बंद सतह के आपके परपेंडिकुलर ही होगा। और जैसे कि यहाँ पर का जो सतह है, मान लो कि ये आपका सतह है, तो इसके अभिलंबवत आपका यहाँ पर क्या लिया गया है,
सतह के अभिलंबवत आपका क्षेत्रफल सदिश लिया गया। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग आवेशों से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की दिशा अलग अलग होगी। यहाँ पर जो है लिया गया है आपका जो E1 लिया गया है, तो जो भी आवेश है, ठीक है, उससे त्रिज्यीय रूप से क्या करती है, बेसिक हमको यहाँ पर रखना है ध्यान की जो भी आवेश है उससे त्रिज्यीय रूप से विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो लंबवत बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम देखें कि यहाँ पर जो E1 यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है वो क्या है, त्रिज्यीय रूप से क्षेत्र रेखाएं जो Q1 आवेश के कारण निकल रही है वो आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले Q1 आवेश के कारण आपको यहाँ पर दिखाया गया है और प्रश्न के अनुसार जो हमको पूछा गया है, गॉस के प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। और गॉस के प्रमेय से पहले जो हम फ्लक्स का जो मान जानते हैं, जो बेसिक हम पढ़ते हैं विद्युत फ्लक्स का, वहां से आपका क्या है कि ये फॉर्मूला जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। और गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है, तो अंदर का जो कुल नेट फ्लक्स, नेट आवेश है और जो एप्सिलॉन नॉट है, दोनों का अनुपात आपका गॉस का नियम कहलाता है। तो गॉस के नियम के अनुसार ये हमारा, क्योंकि हमारे पास इस डायग्राम में 3 आवेश सतह के अंदर है और 2 आवेश बाहर है, तो केवल जो सतह के अंदर आवेश है केवल उनका ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, योग लेंगे। और सतह के बाहर जो आवेश है उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। नहीं करने का सिर्फ एक ही कारण है, सिंपल, क्योंकि होता क्या है कि मान लो जैसे कि इन आवेशों से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, वो इस सतह में अंदर भी आएगी और बाहर भी चले जाएगी। तो जितनी रेखाएं अंदर आ रही है सतह पर, उतनी ही रेखाएं बाहर भी चली जा रही है। तो इस वजह से उनकी कारण जो कुल फ्लक्स है वो शून्य होता है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है फ्लक्स के कैलकुलेशन में, है ना। तो इस वजह से बाहर के कारण, बाहर के आवेशों के कारण बंद सतह पर चुंबकीय फ्लक्स नहीं मिलता हमको। और ये चीज हमको यहाँ पर सत्यापित करने के लिए सबसे पहले हम पहले आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिख रहे हैं। तो ये हमारा सिंपल बेसिक है, जो बिंदु आवेश के कारण हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र देखा था, है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r का वर्ग। बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ पर सदिश रूप में लिया गया है। कैसे लिया गया है, सदिश रूप में लिया गया है, यूं इस तरीके से, जिसकी वजह से नीचे में आपका r⁻³ और ऊपर में आपका सदिश r हो गया है। r1 दूरी हम लोगों ने क्या किया है, पहले वाले आवेश से जो यहाँ पर सतह के जिस बिंदु पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या ली है, दूरी ली है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर किसी बंद सतह, यानी कि जैसे कि मान लो कि कोई बेलन या स्फीयर, क्योंकि आवेशित बेलन की हम बात कर रहे हैं या स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या बन रहा है, घन कोण बन रहा है। तो ये वाला जो कोण है घन कोण डी ओमेगा, तो डी ओमेगा यहाँ पर घन कोण के रूप में लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि इस जहां पर ये हम लोगों ने ये ds लिखा है ना, तो इसको सबसे पहली बात तो ये आप इसको r⁻³ लिख लीजिए। और यहाँ पर सदिश r और सदिश ds को जो है इलेबोरेट करके सदिश गणित के अनुसार यहाँ पर जो है r/ds cos थीटा यहाँ पर लिख दिया गया था, और नीचे यहाँ पर r⁻³ जिसमें से एक r और एक r कैंसिल होके ऊपर का r हट गया और नीचे ये n नहीं r है, ये मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए। और इस तरीके से आपका आया। और यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम लोगों ने क्या किया है, घन कोण के रूप में व्यक्त किया है। और घन कोण के रूप में तो यहाँ पर थोड़ी सी ज्यामिति है, क्योंकि हमें यहाँ पर आवेशित बेलन के बाहर कोई अगर बिंदु आवेश है और उसके कारण हम लोगों को गॉस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें यहाँ पर निकालना है, तो उसके लिए हम ये डेरिवेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न में थोड़ा हटके सवाल किया गया है, इसके लिए यहाँ पर डेरिवेशन भी थोड़ा हटके है, तो इसलिए प्लीज ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, घन कोण की जगह d⍵1 यहाँ पर रखा है और सतह ds द्वारा Q1 पर बना घन कोण यहाँ पर d⍵1 जो लिया, इसके अनुसार ये जो फॉर्मूला है हमारा, है ना, ये फॉर्मूला d फाई बराबर हमारा क्या हो गया, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और d⍵1 हो गया है। अब अगर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या किया हम लोगों ने, दोनों पक्षों में यहाँ पर समाकलन किया, तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो गया, कुल फ्लक्स हमें यहाँ पर d फाई की जगह कुल फ्लक्स फाई हमें मिल गया है। और इसके बाद φ1 बराबर क्या हो गया हमारा, Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और समाकलन होगा तो यहाँ पर किसका समाकलन होगा, तो जो घन कोण है इसका समाकलन होगा। मान लो कि पूरे सतह के लिए चारों तरफ का जो कुल घन कोण है वो क्या होगा, तो बेटा जो कुल घन कोण होता है ये ज्यामिति से आपका क्या होता है, 4 पाई होगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि एक सिंपल डेरिवेशन होता है, सिंपल डेरिवेशन गॉस के नियम का आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से क्या लिया जाता है, एक सर्कल लिया जाता है और एक सर्कल के अंदर एक बिंदु आवेश, सिंपल डेरिवेशन की मैं बात कर रही हूँ जहां से आप गॉस के नियम का सत्यापन कर सकते हैं। और वहां पर आप क्या ले रहे हैं, मान लो कि सतह ds आप ले रहे हैं सतह पर, और इसका क्षेत्रफल सदिश इस तरीके से इस दिशा में, और क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है अगर इस तरीके से, तो थीटा कोण आपका 0। तो यहाँ पर बहुत सिंपल मैनर में आपने ऑलरेडी देखा होगा, किया होगा डेरिवेशन। लेकिन यहाँ पर जो है आवेशित बेलन के लिए दिया है, तो आवेशित बेलन के लिए फिर हमको गॉसियन सरफेस लेना पड़ा और उसके लिए हमें यहाँ पर घन कोण लेना पड़ा। और पूरे सतह के लिए घन कोण की अगर हम बात करें तो 4 पाई हमारा होता है। और इस वजह से जैसे कि यहाँ पर आपका जो है इसका क्षेत्रफल अगर देखिए आप, तो पूरे स्फेयर का जो क्षेत्रफल, जैसे कि अगर एक खोखले बॉल की अगर आप बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर का वर्ग। ठीक है, तो वहां पर क्षेत्रफल के रिस्पेक्ट में आपका समाकलन हो रहा होता है इस तरीके से ds। तो वहां पर आप इस तरीके से वैल्यू लिखते हो, और यहाँ पर आपका किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो घन कोण के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 पाई वैल्यू लिखेंगे। तो दोनों चीज को ध्यान रखना, दोनों अलग अलग मेथड है। यहाँ पर हमको सवाल में जो पूछा गया है उसके अनुसार हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और यहाँ से आपका फाई बराबर क्या हो जाएगा, Q1 बटे एप्सिलॉन नॉट। और इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने पहले वाले आवेश के लिए निकाला, और उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो सेकंड और थर्ड आवेश है इनके लिए भी हम सेम निकाल सकते हैं। और जो Q4 और Q5 आवेश है, क्योंकि Q4 और Q5 आवेश के कारण जो फ्लक्स की वैल्यू होगी, है ना, वो क्या होगी, हमारी शून्य होगी। क्योंकि मैंने बताया कि जितनी फ्लक्स मतलब कि यहाँ पर सतह से जितनी क्षेत्र रेखाएं आएंगी उतनी चली भी जाएंगी, जिसके कारण कुल फ्लक्स की वैल्यू जो है 4 और 5 आवेश के कारण वो क्या हो जाएगी, आपकी शून्य। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि सेकंड और थर्ड आवेश के कारण तो निकल गया, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ आवेश के लिए हमारा क्या हो गया, वैल्यू फ्लक्स का शून्य हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से हम कुल फ्लक्स की वैल्यू ये हम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही हमारा क्या हो गया, गॉस का नियम हो गया कि जितने भी आवेश बंद सतह के अंदर है, केवल और केवल उनके लिए ही आपका यहाँ पर क्या निकल पाएगा, उनके लिए ही आपका कुल फ्लक्स का जो वैल्यू है वो आपका निकल पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सत्यापन विधि की गॉस के नियम को आप किस तरीके से सत्यापित करेंगे। और इसके अलावा आपका अगला प्रश्न अगर हम देखें, तो अगला जो प्रश्न है हमारा, आप देख पा रहे हैं कि अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बायो-सैवर्ट का नियम आपको पूछा गया है। और बायो-सैवर्ट के नियम के लिए आपको डेरिवेशन, तो 5 नंबर के अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। सीधे तार में जो बहती हुई धारा है उसके कारण तार के पास किसी बिंदु पर हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है, गणना करनी है। तो 5 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसके अलावा आपको और भी डेरिवेशन आपको इसके अनुप्रयोग से संबंधित पूछे जा सकते हैं, जो कि वृत्ताकार पाश के केंद्र या वृत्ताकार पाश के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की कैलकुलेशन के लिए हो सकता है। यहाँ पर जो हमें पूछा गया है, सीधे तार के कारण अगर तार में धारा बह रही है तो पास के किसी बिंदु P पर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम बायो-सैवर्ट का नियम क्या होता है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बायो-सैवर्ट का जो नियम है यहाँ पर, ठीक है, तो बायो-सैवर्ट का जो नियम है इसके लिए हमको क्या करना होता है, एक तार हम लेते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाई दे रहा है। इसमें जो है अगर मान लो कि क्या हो रही है, तार में जो है I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको एक बार बनाकर दिखा देती हूँ कि मान लो कि हमारे पास एक तार है और इस तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके पास के किसी बिंदु पर अगर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो भाई देखो, अगर हमें तीव्रता की गणना करनी है तो इसके लिए हमको फॉर्मूला चाहिए। तो उस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए बायो-सैवर्ट जी ने नियम दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। और उन्होंने क्या क्या बताया है, तो भाई अगर मान लो कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हमको तार की लंबाई के बारे में आइडिया नहीं है, तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं। और क्योंकि मान लो तार की लंबाई L है तो इस छोटे अल्पांश को हम DL से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये DL एक सदिश जो है सदिश राशि होगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दूरी है इसको हम क्या करते हैं, ये दूरी को हम यहाँ पर R दूरी ले रहे हैं, और ये R दूरी भी एक सदिश राशि होगी। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि हमको अगर मान लो कि चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, तो बायो-सैवर्ट जी ने अपने नियम में क्या बताया कि ये जो अगर चुंबकीय क्षेत्र हम ज्ञात करेंगे इन सभी कारकों पर निर्भर करेगा। तो सबसे पहले तो ये, क्योंकि हमने अल्पांश यहाँ पर लिया है, तो सबसे पहली बात की अल्पांश DL पर निर्भर करेगा। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर हम निकालेंगे, क्योंकि अल्पांश की वजह से निकाल रहे हैं, तो उस छोटे एरिया के कारण चुंबकीय क्षेत्र हम D भी लेंगे। ठीक है, डी भी लेंगे, और ये डी बी के बाद हम बी उनका पूरा समाकलन करके निकाल पाएंगे। तो पहले हम डी बी के लिए अगर देखें तो अल्पांश पर निर्भर कर रहा है, और इसके अलावा इस तार पर बहने वाली धारा पर निर्भर कर रहा है। सेकंड हम देखें जो पी बिंदु पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र है,
पी बिंदु पर अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कूलाम का नियम आपका दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित था, वैसे ही आपका बायो-सेवर्ट का नियम भी दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर आधारित होता है। और इसके अनुसार जो हम लोगों ने यहाँ पर अल्पांश से जो पी बिंदु की जो दूरी ली है, ठीक है, ये दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा आपका पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डी एल के कारण। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तीनों चीज तो हमने सरलता से लिख ली। अब जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर हम यहाँ पर अल्पांश के दिशा की बात करें, तो जो धारा की दिशा है वही आपकी क्या होगी, धारा की दिशा ही आपकी अल्पांश की दिशा होगी। और यहाँ पर ये आपका क्या है, आर, ठीक है, जो कि एक सदिश राशि है। और डेफिनेटली इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिस कोण को हम नाम देंगे थीटा। अब ये जो कोण बन रहा है वो किसके और किसके बीच बन रहा है, तो अल्पांश डीएल और यहाँ पर आर सदिश के बीच का कोण बन रहा है वो है थीटा। और जो हमारी पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के कारण है वो किस पर निर्भर कर रही है, तो इस कोण के ज्या के समानुपाती होता है, तो इस भौतिक राशि पर भी निर्भर कर रही है। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा पॉइंट। तो इस तरीके से 4 कारकों पर निर्भर कर रही है। ठीक है, अब इन सबको अगर हम मिला के लिखे तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को मिला करके जब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अल्पांश के कारण वो समानुपाती हो जाएगी आई डी एल साइन थीटा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटाया है तो हमने यहाँ पर नियतांक लिखा है म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए नियतांक, जैसे विद्युत क्षेत्र के लिए हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेते थे, वैसे ही हम यहाँ पर म्यू नॉट बटे 4 पाई ले रहे हैं। और म्यू नॉट बटे 4 पाई जो नियतांक है इसकी वैल्यू 10 की घात -7 होती है। म्यू नॉट यहाँ पर क्या है, तो निर्वात या वायु की चुंबकशीलता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो है 4 पाई गुणा 10 की घात -7 होती है। अच्छा जी, इतनी सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली। और यहाँ पर जो हम लोगों ने ये लिखा है ये आपका क्या है, तो ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र है। अगर हमें पूरे तार की एल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें दोनों पक्षों में समाकलन करना पड़ता है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, पूरे तार की एल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारा स्टैंडर्ड सूत्र है ये हमारा अदिश रूप में है, इसको हम सदिश रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हमको यहाँ पर क्या लेना होता है, यहाँ पर एक एकांक सदिश लेना होता है। एकांक सदिश इस तरीके से अगर हम लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो इक्वेशन है यहाँ पर आइडियल साइन थीटा बटे आर का वर्ग और एकांक सदिश की जगह हम सदिश आर बटे मॉड आर अगर हम लिखें तो उसके बाद आपको ये जो इक्वेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इस रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डीएल आर साइन थीटा था, ठीक है, इसको आप जो है क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में सदिश गणित के अनुसार व्यक्त करके डीएल क्रॉस आर आप लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ये जो हम लोगों ने लिखा है ये आपके बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप है। कभी कभी ये क्वेश्चन अलग से 2 नंबर में भी पूछ देता है कि सदिश रूप में व्यक्त करो, तो वहां पर भी आप व्यक्त कर सकते हो। फिलहाल हमने ये बायो के सेवर्ट का नियम, अब इसको लिखना कैसे, एक्सप्लेन कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्क्रीन में कि किसी भी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर हमें चाहिए तो वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होती है, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, चालक से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा की दिशा व चालक खंड को बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या के समानुपाती, मतलब कि साइन थीटा। तो और एक चीज यहाँ पर, हाँ, सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड कर ली गई है। चारों पॉइंट्स के बारे में आई होप कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। एक अल्पांश यहाँ पर मिस हो गया, तो अल्पांश के लिए भी लिख सकते हैं कि अल्पांश के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। और ये हमारा क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम होता है। और बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार आपका ये फाइनल क्या होता है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो पूछा था हमें कि सीधे तार से बहती हुई धारा के कारण हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमें ये डायग्राम देखना होगा। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने ए बी तार लिया है जिसकी लंबाई हम लोगों ने एल ली है। और इसके लिए हम लोगों ने एक अल्पांश लिया है। अल्पांश आप देख सकते हैं, तो एल लंबाई की तार के लिए अल्पांश हमने डी एल लिया है।
ठीक है, ये लंबाई हम लोगों ने क्या लिया है, डीएल। और अगर आप देखें तो इस अल्पांश से जो पी बिंदु की दूरी है वो हम लोगों ने यहाँ पर आर कंसिडर की है, और एक लंबवत दूरी हम लोगों ने लिया है जिसको हमने डी कंसिडर किया है। और ये तार की लंबाई में ये हमने यहाँ पर सी और डी कंसिडर किया है, ये वाला हिस्सा जो ये आपके अल्पांश से जो डी लंबवत दूरी जिस पॉइंट से हम खींच रहे हैं उनके बीच की दूरी, इसको हम लोगों ने वाई कंसिडर किया है। आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो कोण बन रहा है ना, ये आपका y, ये आपका r, और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, ये P बिंदु और ये D। अब इसके बीच का जो कोण है वो हम लोगों ने अल्फा कंसिडर किया है। अल्फा कंसिडर करने का रीजन क्या है, तो क्योंकि यहाँ पर जो तार की लंबाई हम देख रहे हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये थीटा कोण, आपके बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ये थीटा कोण होता है। और क्योंकि ऑलरेडी थीटा के नेम से हम ऑलरेडी एक कोण रिप्रेजेंट कर चुके हैं, इसलिए हम लोगों ने कोण का नाम चेंज कर दिया, अल्फा रख दिया। और क्योंकि यहाँ पर ये जो थीटा कोण जो बन रहा है, ये जो थीटा कोण बन रहा है वो आपका जो है क्या होगा, जैसे कि मान लो ये अल्फा कोण, तो ये वाला कोण भी आपका क्या होगा, अल्फा एकांतर कोण के नियम से। तो अगर हमें थीटा कोण चाहिए तो आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है वो आपका क्या है, 90 डिग्री, और ये वाला हिस्सा अल्फा। तो थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो, 90 प्लस अल्फा। और वही चीज आपकी यहाँ पर लिखी गई है, वही चीज आपकी क्या की गई है, यहाँ पर लिखी गई है, ये वाला कोण जो है थीटा बराबर 90 प्लस अल्फा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में, ठीक है। तो ये हो गया है ना, तो सारी चीजें यहाँ पर दिखा दी गई। अच्छा, अब अल्पांश के बीच एक छोटा सा कोण बन रहा है जिसको हम डी अल्फा, हालांकि इस डी अल्फा का यूज होगा नहीं आगे, है ना, तो वो अल्फा हम रख देते हैं डी अल्फा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एल लंबाई का हम लोगों ने क्या लिया है, यहाँ पर तार लिया है, उसके लिए अगर तार के दोनों कोनों को अगर हम क्या करें, इस पी बिंदु से जो है मिलाए, तो आप देख पा रहे हैं कि जब हम इसको मिला रहे हैं तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है जो कि एक अल्फा 1, और दूसरा कोण हम लोगों ने क्या लिया है, अल्फा 2। ये क्या कहाँ से बन रहा है, तो जो लाइन हमने खींची है, लंबवत रेखा जो हम लोगों ने खींची है उस तार से पी बिंदु के लिए, है ना, जिसकी दूरी हमने डी ली है, तो वहां से ये कोण अल्फा 1 और अल्फा 2 बन रहे हैं। और ये जितना भी मैंने आपको डायग्राम का ये जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया है, इन एक्सप्लेनेशन को आपको क्या करना होगा, इन एक्सप्लेनेशन को आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखने के बाद, जैसे कि माना कि एल लंबाई का हमने एक तार ले लिया और लंबवत रेखा खींच दी, एक अल्पांश ले लिया, पी बिंदु से दूरी अल्पांश की आर ले ली, लंबवत दूरी डी ले ली, है ना, वहां पर सी डी दूरी वाई ले ली। तो इस तरीके से थ्योरी आप पूरा लिखोगे अपने शब्दों में, ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के लिए, इसके लिए हमको अगर तीव्रता का सूत्र निकालना है चुंबकीय क्षेत्र की, तो उसके लिए हमको बायो-सेवर्ट के नियम को यूज करना होगा। और इसके लिए हमको यहाँ पर देखना होगा कि बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार दो तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा है, एक सदिश रूप में, एक सामान्य रूप में, अदिश रूप में। तो दोनों ही फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पर पहली लाइन में लिख लिया है। तो ये आपका बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था, जो थीटा की वैल्यू थी हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में, थीटा बराबर क्या, 90 प्लस अल्फा हमारे पास है, तो हमने क्या किया, थीटा के प्लेस में यहाँ पर 90 प्लस अल्फा जो है वैल्यू रख लिया। अब क्योंकि जो हमारी मतलब त्रिकोणमिति के अनुसार साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा होता है, तो हम लोगों ने क्या किया, साइन 90 प्लस अल्फा की जगह में यहाँ पर कॉस अल्फा रख लिया है। प्लीज ध्यान देना, त्रिकोणमिति से हमने साइन 90 प्लस अल्फा के जगह में यहाँ पर कॉस अल्फा रख लिया है, और डीएल के प्लेस में, ठीक है, ये हमने दो चीजें करी है, 90 प्लस अल्फा की जगह में कॉस अल्फा, और डीएल के प्लेस में हमने डीवाई। डीवाई हमने क्यों माना है, क्योंकि हम यहाँ पर जो है ये त्रिकोण, हम जो त्रिभुज जो है हमारा, सॉरी, जो त्रिभुज जो है ना वो हम लेंगे, सी डी पी त्रिभुज जो हम लेंगे, उसके लिए हमने वाई जो माना है, उसकी वजह से हमने डीएल की जगह यहाँ पर डी वाई रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आगे चीजें सॉल्व करनी है, तो आगे चीजें सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें डी वाई और आर को रिप्लेस करना होगा, रिप्लेस करना होगा अल्फा के फॉर्म में, ठीक है। क्यों रिप्लेस करें, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है, इनकी वैल्यूज हमें दी नहीं गई होती है। जब भी हमको मान लो कि तार के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है, तो उनको हम कैसे रिप्लेस करेंगे, तो जो त्रिभुज के बारे में मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर, सी डी और पी त्रिभुज की जो मैं बात कर रही थी, जिसके लिए कोण हमारा यहाँ पर अल्फा बन रहा है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो लंब, आधार और कर्ण। लंब यहाँ पर आपका वाई, आधार आपका डी, और कर्ण आपका क्या है, आर। इस त्रिभुज की सहायता से हमें अगर मान लो कि डी वाई और आर की वैल्यू चाहिए, तो इस त्रिभुज की सहायता से ही हमने यहाँ पर निकाला है
तो सबसे पहले इस त्रिभुज के लिए हम लोगों ने tan अल्फा की वैल्यू निकाली, और tan अल्फा तो साइन tan और साइन कॉस और tan की वैल्यू लाल बटे कप का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। आई होप आपको पता होगा, नहीं तो आपका कोई अपना तरीका होगा जिससे आपको यहाँ पर साइन कॉस tan की वैल्यू निकालनी पता होनी चाहिए। तो tan अल्फा के लिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया आपका लंब बटे आधार। तो लंब आपका y, आधार आपका d, और वहां से हमने क्या किया, d को पक्षांतर कर दिया है, तो हमारा y बराबर यहाँ पर क्या आ गया, d tan अल्फा। अब हम दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, तो हमें dy की वैल्यू चाहिए। तो दोनों पक्षों में अवकलन करने पर जो है हमारा जो tan अल्फा का अवकलन है वो आपका sec स्क्वायर अल्फा हमको यहाँ पर मिला है, और ये हमने dy की वैल्यू निकाल ली है जो हमें चाहिए होगी। और इसके अलावा हमें r चाहिए था, तो r की वैल्यू निकालने के लिए इसी त्रिभुज में हमने cos अल्फा लिखा, तो cos अल्फा आपका आधार बटे कर्ण, d आपका आधार, r आपका कर्ण, तो वहां से आपने वैल्यू लिखी, पक्षांतर किया, तो यहाँ पर r के फॉर्म में आपका r बराबर d बटे cos अल्फा, और cos 1 बटे cos अल्फा को आप जो है sec अल्फा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से r बराबर आपका क्या हो गया, d sec अल्फा। अब जो हमारे पास पहले यहाँ पर समीकरण था dy और r, इन दोनों के प्लेस में हम लोगों ने क्या किया, dy के प्लेस में हम लोगों ने d sec स्क्वायर अल्फा, और r के प्लेस में हम लोगों ने d sec अल्फा, और r का वर्ग है तो d sec अल्फा का वर्ग हमारा हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है नीचे है ना, नीचे हमारा डी स्क्वायर और साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, सॉरी डी स्क्वायर और सेक स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर अल्फा और सेक स्क्वायर अल्फा आपका यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दोनों चीजें जो है यहाँ पर कैंसल आउट, और एक डी यहाँ पर कैंसल आउट हो गया, नीचे में केवल एक डी हमारे पास बचा। तो इस वजह से हम यहाँ पर इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई कॉस अल्फा बाई डी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले इक्वेशन में। और इसके बाद हमने क्या किया, दोनों पक्षों में समाकलन यहाँ पर कर दिया है हम लोगों ने, दोनों पक्षों में समाकलन, ठीक है। तो दोनों पक्षों में समाकलन करने की वजह से ये हमारा डीवी की जगह में बी हो गया, मतलब कुल चुंबकीय क्षेत्र। और उसके बाद हमने जब समाकलन किया है तो हम लोगों ने यहाँ पर लिमिट लिया है, अपर लिमिट अल्फा 1 और लोअर लिमिट माइनस अल्फा 2। अब ये क्यों लिया है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था, यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा 1 और अल्फा 2 कोण लिया था, ठीक है। क्या लिया था हम लोगों ने, यहाँ पर ये कोण हम लोगों ने लिया था अल्फा 1, और ये कोण हम लोगों ने अल्फा 2। तो आप देख रहे हैं कि जो अल्फा 1 कोण है वो आपके तार के ऊपर के बिंदु, आखिरी बिंदु से जो है, अगर हम लाइन को पी बिंदु को जो है जोड़ रहे हैं तो वो कोण, और नीचे के तार के नीचे हिस्से से अगर हम जोड़ रहे हैं पी बिंदु को तो उसके लिए अल्फा 2 कोण। तो जो अल्फा 1 कोण है ये आपका धनात्मक दिशा में, अल्फा 2 कोण आपके ऋणात्मक दिशा में है। इस वजह से हम लोगों ने अल्फा 2 को माइनस अल्फा 2 लिया है और अल्फा 1 को अल्फा 1 लिया है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लिमिट्स लिया है। तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों है, तो माइनस साइन जो है क्योंकि अल्फा 2 कोण ऋणात्मक अक्ष के तरफ है आपका, इस वजह से। अब हम करेंगे आगे इस इक्वेशन को सॉल्व। तो आप देख सकते हैं कि ये जितनी भी वैल्यू है ये आपकी जो है कांस्टेंट वैल्यू है। धारा का मान आपको दिया होता है प्रश्न में, आपको लंबवत दूरी बिंदु की ये भी दी आपको मान दी होती है प्रश्न में। अब हमको यहाँ पर समाकलन जो करना है वो कॉस अल्फा का करेंगे। तो कॉस अल्फा का समाकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी अल्फा के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इस त्रिभुज में जो है क्या था, यहाँ पर डी अल्फा कोण था, है ना। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर समाकलन हो रहा है। अब जैसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो कॉस अल्फा का समाकलन क्या होगा, कॉस अल्फा का समाकलन होता है यहाँ पर साइन अल्फा, ठीक है। साइन अल्फा और लिमिट्स हम रखेंगे अल्फा 1 और अल्फा 2। तो साइन अल्फा में लिमिट्स जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर अल्फा के प्लेस में एक बार अल्फा 1 रखेंगे, एक बार माइनस अल्फा 2 रखेंगे। तो हमने अगले लाइन में क्या किया है, लिमिट्स रख दी है साइन अल्फा 1 और ये माइनस साइन, और यहाँ पर माइनस अल्फा 2, ठीक है। अब आप सभी को पता है क्या होता है, क्योंकि हमारा जो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो वहां से ये माइनस अल्फा 2 क्या हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा 2। अब माइनस साइन अल्फा 2 माइनस माइनस आपका यहाँ पर क्या हो गया, प्लस हो गया। और इस तरीके से ये इक्वेशन हमें फाइनली मिल गया किसका, सीधे तार के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमें ये समीकरण मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डेरिवेशन। यहाँ तक का डेरिवेशन आपको लिखना होगा। और मान लो कि आपको अनंत तार के कारण पूछा जाए, तो अगर मान लो कि अनंत तार के कारण पूछा जाए, तो हमारा तार अभी ए भी था, अब इसको अगर हम अनंत बढ़ा रहे हैं, इनफाइनाइट इधर, इनफाइनाइट इधर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई लंबवत दूरी, ये हो गई आपकी पी बिंदु,
ठीक है। तो अगर हम इस तरीके से बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इनकी वजह से ये जो कोण बनेगा, ये अल्फा 1 और ये अल्फा 2, ये लगभग किसके बराबर होगा, ये लगभग 90 डिग्री के बराबर होगा। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया, अल्फा 1 और अल्फा 2 को अगर 90 डिग्री अगर हमने लिया है, तो जो हमें यहाँ पर समीकरण मिला है μ0I/4πd साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2, तो यहाँ पर अगर आप अल्फा 1 और अल्फा 2 के प्लेस में रखोगे वैल्यू, ठीक है, तो एक बार रख के हम देख लेते हैं इस तरीके से μ0/4π, और ये आपका क्या हो गया, μ0/4π I/d, है ना, ये क्या हो गया आपका I/d, और यहाँ पर हो गया साइन 90 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री, और 90 डिग्री की वैल्यू जो है साइन के लिए 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1+1, और ये आपका μ0/4π और ये I/d, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, और 2 और 2 को अगर कैंसिल कर दिए तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों ही रूप आपके किसके हैं, तो दोनों ही तो रूप आपके सीधे अनंत तार की लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी, न्यूमेरिकल्स में भी, तो इसलिए इस सूत्र को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि अगर अनंत तार के लिए पूछा गया तो ये आपका रूप होगा, और अगर मान लो कि तार अनंत नहीं है तो उसके लिए आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू वहां पर प्रश्न में दी होगी, जिसको आपको यहाँ पर रख के वैल्यू को रख के आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से दूसरा डेरिवेशन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगले डेरिवेशन की तरफ हम पहुंच चुके हैं। तो अगला जो 5 नंबर का सवाल है हमारा, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत, बनावट एवं क्रियाविधि को क्या करना है, हम लोगों को संक्षेप में वर्णन करना है। अब देखो 7वें अध्याय से ये क्वेश्चन, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के सिद्धांत और बनावट के बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना है, इसके क्रियाविधि को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अब सीधे मैं आपको इसमें ट्रांसफार्मर के डायग्राम पर आपको लेकर के जाती हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपको बना के दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप बीच का जो हिस्सा देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ना, देखो डायग्राम को मैं नहीं छेड़ूंगी, ध्यान से देखना। ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, और ये जो है पटलित क्रोड है, परतदार है। परतदार बनाने का कारण क्या है कि अगर मान लो कि हम सॉलिड क्रोड अगर लेते हैं, ठोस क्रोड अगर लेते हैं, तो वहां पर जब यहाँ पर ट्रांसफार्मर में जो है क्या होगा, ट्रांसफार्मर में कार्य होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा भंवर धाराएं उत्पन्न होगी, और यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा भंवर धाराएं जो क्या करेगी, ऊर्जा की हानि करेगी, ऊर्जा का ह्रास करेगी। तो ऊर्जा की हानि या ऊर्जा के ह्रास से बचाने के लिए यहाँ पर क्रोड को पटलित क्रोड दिया जा रहा है, लौह धातु का बनाया जाता है, और इसके ऊपर आप देख पा रहे हो कि 2 वाइंडिंग्स लपेटी गई है, एक प्राथमिक कुंडली और एक द्वितीयक कुंडली जिसको हम कह रहे हैं। तो ये ऊपर में आप देख पा रहे हो कि प्राथमिक कुंडली से यहाँ पर जो है प्रत्यावर्ती धारा की सप्लाई को यहाँ पर कनेक्ट किया गया है ना, जिसकी सहायता से यहाँ पर क्या किया जाता है, प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, और द्वितीय कुंडली यहाँ पर जो है कनेक्ट करी गई है। दूसरी साइड में ये वाइंडिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो वाइंडिंग्स है, ठीक है, जिसको हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इसका मतलब कि जो डायग्राम हम देख रहे हैं, यहाँ से भी हमको पता चलता है कि जो हमारा चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। किसके सिद्धांत पर आधारित है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। जो अन्योन्य प्रेरण की घटना होती है, बिल्कुल वही घटना यहाँ पर ट्रांसफार्मर में हो रही है। तो ये आप लोगों ने क्या देखा कि ट्रांसफार्मर को बनाया कैसे गया है। अब यहाँ पर जो है क्रियाविधि को समझने से पहले एक बार हम थ्योरी देख लेते हैं कि आपको लिखना कैसे होगा। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का ही प्रकार है, और यह एक ऐसी युक्ति है। ये करता क्या है, तो जो प्रत्यावर्ती धारा में जो विभव है, तो विभव के मान को कम या अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊं कि जहाँ पे मान लो कि विद्युत बन रहा है ना, बड़े बड़े प्लांट्स में, तो वहां पर जो है बहुत विभव, उसको हमको क्या होता है, घर तक के ट्रांसफर करना होता है। तो मान लो कि जैसे आपके घरों में 220 विभव, 220 वोल्ट की वोल्टता का जैसे सप्लाई आता है, ठीक है, तो उसको 220 वोल्ट में ट्रांसफर करना हमको बहुत ज्यादा मतलब खर्चीला पड़ेगा, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसको उच्च विभव में परिवर्तित करते हैं और उसको फिर सप्लाई करते हैं। तो उसके लिए जगह जगह उच्च विभव हो चाहे निम्न विभव, दोनों में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपने अपने कॉलोनीज में, अपने घरों के आसपास ट्रांसफार्मर्स आप लोगों ने लगे देखे होंगे, ठीक है। तो
बिल्कुल वही जो है वही चीज को हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। तो यहाँ जो लाइन लिखी हुई है ना, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम अथवा अधिक करने के लिए, तो सिंपल है, बस यही है कि अगर बढ़ाने या घटाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम लोगों को क्या करना होता है, जो पावर है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना होता है और इसके लिए हम लोगों को फिर ट्रांसफार्मर की नीड होती है। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर केवल क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा और यह विभव को ही परिवर्तित कर रहा है। हाँ भाई, तो यहाँ पर जो है दिष्ट धारा के रूप में सप्लाई नहीं होगा। अगर दिष्ट धारा के रूप में होगा ना तो वो बहुत ही ज्यादा डेंजर होगा, क्योंकि उसमें जो है आपका प्रत्यावर्ती धारा में क्या है कि मान धारा का परिमाण और दिशा बार बार बदलता रहता है, तो इसलिए दिष्ट धारा के कंपेयर में कम डेंजर होता है ना। और यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर का हम यूज करेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो है आपकी युक्ति ही ऐसी है जो कि आपके केवल और केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही क्या कर पा रही है, ट्रांसफर कर पा रही है। ठीक है, अब इसके दो प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर पूछा नहीं गया है इसके प्रकार के बारे में, लेकिन अगर पूछा जाए तो सीधी सी बात है कि हमने क्या देखा, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा या विभव को कम या अधिक करके ट्रांसफर करने के लिए यूज करी जाती है। ट्रांसफार्मर नाम से ही समझ रहे हो, ट्रांसफर करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। तो अगर मान लो कि हमको विभव को कम या अधिक करना है तो डेफिनेटली इसके दो प्रकार हैं। तो इसमें अगर हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में विभव अधिक हो जाता है और अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, विभव का मान कम हो जाता है। तो जब विभव अधिक करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊंचाई यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, और जब हमको विभव कम करना होता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपचाई मतलब कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली, तो जाहिर सी बात है कि जो जहां पर कुंडली ज्यादा है ना, जैसे कि ये वाला जो है, ये वाला कौन से प्रकार का है, तो ये आपका एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, मतलब कि द्वितीयक के साइड में जिसके कुंडली की संख्या ज्यादा हो, कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विभव का मान है वो क्या होगा, आपके प्राथमिक कुंडली की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर वाइंडिंग्स ज्यादा है। ठीक है, और इसी तरीके से आपका अपचाई जो है सेकेंड टाइप, उसका जस्ट अपोजिट, मतलब प्राथमिक में आप कुंडलियों की संख्या ज्यादा बनाएंगे, और ये जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बना के ही दिखा देती हूँ, ये लाइक ऐसे, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये यूं इस तरीके से, ये जो डायग्राम इस तरीके से जो हम लोगों ने बनाया है, ये ट्रांसफार्मर को मतलब प्रतीक चिन्ह के रूप में इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो ये किसके लिए हो गया, ये आपका हो गया अपचाई के लिए। ठीक है, आगे हम समझते हैं, हमें यहाँ पर सिद्धांत पूछा, सिद्धांत हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया, बनावट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी को थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको लिखना होगा, और हमको समझना क्या है, तो कार्य विधि हमको यहाँ पर समझनी है। ठीक है, ये आपको ऊंचाई और अपचाई का वाइंडिंग्स के फॉर्म में बना करके दिखाया गया है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि द्वितीयक में अगर कुंडली की संख्या मतलब कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होगी तो ऊंचाई स्टेप अप विभव को बढ़ा रहा है, और कुंडली की संख्या अगर द्वितीयक में कम होगी तो अपचाई मतलब कि स्टेप डाउन, मतलब कि आपको क्या कर रहा है, विभव को घटा के दे रहा है। ठीक है, तो इसकी रचना जो भी चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल फॉर्म में बताई है उसी चीज को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से बना होता है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने एक्सप्लेन किया है बिल्कुल वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। हमें जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर कार्य विधि को समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपकी विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर आपके पास विद्युत वाहक बल भी होगा। ठीक है, तो एक बार कार्यविधि को हम थ्योरेटिकल मैनर में समझ लेते हैं कि लिखना कैसे है। ठीक है, तो जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे हम क्या करते हैं, सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। तो मान लो कि जैसे कि यहाँ पर Vp है ना, इसको अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो उसको हम क्या करेंगे, प्राथमिक कुंडली में जोड़ेंगे। उसके बाद जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड में एक बार एक दिशा में क्या होता है, मतलब चुंबकित होता है। कहने का मतलब कि हमारे पास अगर मान लो कि हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर हम प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने की वजह से आपका क्या हो जाता है कि जो पहली वाली कुंडली है उसमें धारा प्रवाहित हो गई। अब यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी, मतलब कि क्या होगा, आपका जो द्वितीय कुंडली है वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और इस प्रेरित धारा की वजह से हमको यहाँ पर द्वितीय कुंडली के सापेक्ष में विभव का मान हमको मिल रहा है। अब यहाँ पर साथ ही साथ ये आपका जो क्रोड है ना, ये आपका चुंबकित भी होगा, और यहाँ से जो आप डॉटेड लाइंस आप देख रहे हो ना, तो चुंबकित होकर यहाँ से फ्लक्स गुजरेंगी। ठीक है,
क्या होंगी, फ्लक्स कुछ रहेगी, क्योंकि इस फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन की वजह से ही आपका क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। किसकी वजह से, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसकी वजह से, तो समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से। d∅dt फैराडे का द्वितीय नियम जो आप लोगों ने देखा, जो अपने ही उत्पन्न होने के कारण का क्या करता है, फिर विरोध करने लगता है बाद में। ठीक है, तो वही सारी चीजें है कि क्या होगी, एक दिशा में चुंबकित होगी और चुंबकित होने के कारण क्या होगा, और मतलब क्योंकि एक दिशा में एक बार चुंबकित, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा दे रहे हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा एक बार धनात्मक दिशा में और एक बार क्या ऋणात्मक दिशा में। तो एक चीज को हम पहले समझ लेते हैं, एक बार धनात्मक और दूसरी बार में भले ही ऋणात्मक में होगा, लेकिन हम एक बार पहले एक चीज को समझ लेते हैं। ठीक है, फ्रोड में क्या हो रहा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक में होने की वजह से बार बार क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। समय के साथ चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की वजह से आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की विद्युत ऊर्जा क्रोध में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। मतलब कि हम धारा दे रहे हैं, वो किसके रूप में बदल रही है, तो वो आपके चुंबकीय रूप में बदल रही है, क्योंकि फ्लक्स का चुंबकीय रूप है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से आपका जो वो लोहे का क्रोड जो है, इसमें बार बार चुंबकन और विचुंबकन है ना, मतलब एक बार फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, एक बार फ्लक्स माइनस की तरफ जा रहा है, एक बार प्लस की तरफ, तो जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, चुंबकन और विचुंबकन हो रहा है बार बार। अब इस क्रिया की वजह से बार बार चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की आपकी घटना हो रही है, और द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है, क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये किसके ऊपर निर्भर करता है, तो जो फेरों की संख्या है, कुंडलियों में जो फेरों की संख्या का अनुपात है प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में, उसी पर निर्भर करेगा आपका क्या, ये विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो माना कि प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या, उसको हम N1 और N2 अगर कंसिडर करते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स में जो है, अच्छा अगर मान लो कि चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी क्षरण, मतलब किसी भी तरीके से चुंबकीय फ्लक्स वेस्ट नहीं हो रही है, बस वो बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये कैसे होगा, तो ये रिलेशन आप लोगों को आगे चल करके मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर फैराडे के नियम से जानते हैं, फैराडे के नियम से समय के साथ क्या हो रहा है, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, ये भी हम पहले से जानते हैं। और माइनस साइन तो लेंज का नियम, क्योंकि क्या करता है, वो अपने ही जिसके कारण उत्पन्न हुआ है उसी का ही विरोध करता है इसके कारण। ठीक है, तो यहाँ से फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार हमने क्या लिख लिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जो ऑलरेडी हमको पता है, वो हमने ट्रांसफार्मर के लिए लिख लिया। अब ट्रांसफार्मर के लिए लिखेंगे तो जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, पहली वाली कुंडली में हम लोगों ने विद्युत धारा प्रवाहित करवाई थी। ठीक है, तो पहली वाली कुंडली के सापेक्ष जो है हमारे पास विद्युत वाहक बल था ES। ठीक है, और यहाँ पर फेरों की संख्या NS, ये आपका क्या हो गया, d∅dt। और इसके कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल किधर उत्पन्न हुआ है, तो ये आपका जो है सेकेंडरी में उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये NS का मतलब जो है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर प्रारंभिक के लिए, मतलब प्राथमिक के लिए हमने यहाँ पर फेरों की संख्या NP और NS, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो, ये N1 और N2 लिखने के बजाय इजी होगा अगर हम इसको यहाँ पर क्या लिख ले, NP और NS, मतलब प्राथमिक और द्वितीय कुंडली, है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो NP और NS हमने लिख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देख लिया हमने कि इस तरीके से फिर ये आपका प्राथमिक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी प्राथमिक के लिए जो हमने प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो सूत्र लिखा था, जो हम उसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, प्राथमिक में दे रहे हैं, जिसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, प्राथमिक में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पर द्वितीयक में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को ये क्या मिल गया है, ये हमें समीकरण 1 और ये हमें क्या मिल गया, समीकरण 2। तो हम लोगों ने ये वाले स्टेप में कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने समीकरण 1 को क्या किया है, समीकरण 2 से भाग जब दिया तो हमने क्या देखा कि दोनों में ये जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है ये कॉमन मिल रहा है हमको, तो ये क्या हो गया, हमारा कैंसल आउट हो गया। और फिर यहाँ से हमको ये क्या मिला है, यहाँ से फिर हमको ये मिला रिलेशन। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जिसको हम ट्रांसफार्मर अनुपात यानी कि ट्रांसफार्मर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। यदि प्राथमिक कुंडली का प्रतिरोध नगण्य हो तथा ऊर्जा का कोई भी क्षय नहीं हो रहा हो, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP और प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विभवांतर VP के तुल्य होगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो EP है वो किसके तुल्य होगा, लगभग VP के तुल्य होगा। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन आप लोगों ने लिखा है, ये आप किसके लिए लिख सकते हैं,
ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये वी पी बटे वी एस बराबर आप एन पी बटे एन एस भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए लिखा है उसी तरीके से, या फिर मैं यहाँ पर बाजू में ही लिख देती हूँ, जैसे कि अगर मान लो कि सेकेंडरी का ऊपर में है तो ये वी एस हो गया और ये क्या हो गया आपका वी, क्योंकि आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, विभव के ही समानुपाती होता है कि नहीं। तो इसलिए इसके अतिरिक्त यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर, ठीक है, तो द्वितीय कुंडली के सिरों पर हम देख लेते हैं। तो द्वितीय कुंडली के लिए हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आर को हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, परिणामन अनुपात जिसको हम कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, मतलब कि जब हम विभव को कम विभव से अधिक विभव में क्या कर रहे हैं यहाँ पर, या फिर अधिक से कम में अगर हम क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम इसको कह रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल में भी आपका काम आता है बहुत ज्यादा। यदि ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत विभव को बढ़ाना है तो विद्युत वाहक बल के स्रोत में हम क्या कर रहे हैं, कुंडली से संबंधित कर रहे हैं। सिंपल बात है, जो थ्योरी में आपको मैंने ऊंचाई और अपचाई के लिए बताया था बहुत ही सिंपल है, बस वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये सारे एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और धारा से ये जस्ट अपोजिट रिलेटेड होता है, तो इसको मैं धारा के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, जैसे कि ये आपका वी एस अपॉन वी पी बराबर एन एस अपॉन एन पी जैसे लिखा है। अगर हम धारा के लिए बोले तो ये आई पी अपॉन एन एस, मतलब कि सॉरी आई पी अपॉन आई एस। ठीक है, तो धारा के लिए जस्ट अपोजिट आपको लिखना होगा। जैसे कि लिए आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या था, फेरों की संख्या के समानुपाती था, पर धारा के लिए जस्ट क्या होगा आपका अपोजिट होगा। तो धारा को मिला के आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये होगा। और इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं और हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाए, तो उसके लिए भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 5 नंबर का सवाल। और अगला 5 नंबर का सवाल देखो भाई, 5 नंबर वाले सवाल को समझाने में समय लगता है पर लिखने में आपको 10 से 12 मिनट ही लगने चाहिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप जो है जो डिफिकल्ट सवाल है उसको लास्ट के लिए रहने दो, है ना। और या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जो आपको सरलता से बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है, तो क्योंकि इनमें ज्यादा समय लगता है तो आप इनको स्टार्टिंग में भी अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन समय का ध्यान रखते हुए कि 12 मिनट से ज्यादा आपको नहीं लेना है। जैसे कि अभी हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किए और 3 क्वेश्चन के लिए नहीं में कम से हमको 15 से 12 मिनट, 12 से 15 मिनट का समय लगा है एक्सप्लेनेशन को भी समझने के लिए, और लिखने के लिए भी आपको ध्यान रखना है समय का। और ये जो मॉडल पेपर की मैं जो प्रैक्टिस आपको करवा रही हूँ, तो जैसे कि आपने क्लास में देख लिया, सॉल्यूशन देखने के बाद आपको खुद से लिख लिख कर भी प्रैक्टिस करते जाना होगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर एनालिसिस सिर्फ बार बार रिवीजन करने के लिए और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए, जो आप अगर भूल चुके हो उसको वापस से आपको लिख लिख करके प्रैक्टिस करना है। और इस वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है ताकि वो भी कर सके। और जिन्होंने अगर अभी तक ये बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है वो बच्चे भी केवल और केवल अगर मॉडल पेपर प्रिपेयर कर ले तो नहीं में काफी अच्छे नंबर तो ला सकते हैं। अगर एकदम जीरो पर है तो कम से कम वो जीरो से कुछ ऊपर तो आ सकते हैं एटलीस्ट, मतलब वो फिजिक्स उनका निकल तो जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अगला प्रश्न, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रिया समझाएं और इसके आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। देखो भाई, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछता ही है एग्जाम में, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ाते समय ऑलरेडी बताई थी कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ही। एक 5 नंबर का सवाल आपको इसमें से मिलेगा ही। ठीक है, तो फटाफट से हम डायग्राम पे सीधा आते हैं। तो अगर आप डायग्राम देखेंगे तो ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये आपका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो ध्यान रखना कि जब हम सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे होते हैं तो तब भी हमारे पास यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए 2 लेंस, दूरदर्शी के लिए भी 2 लेंस, पर यहाँ पर जो सामने वाला लेंस है उसको हम अभिदृश्यक और पीछे वाले लेंस को नेत्रिका कह रहे हैं। और सामने वाला लेंस हमारा छोटा है, नेत्रिका लेंस हमारा बड़ा है। जब हम दूरदर्शी पढ़ रहे होते हैं तो जस्ट जो है सामने वाला लेंस हमारा बड़ा और पीछे वाला लेंस हमारा छोटा होता है। ठीक है, तो अभी दूरदर्शी नहीं, अभी हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को समझ रहे हैं। लेकिन अगर आपको इजी तरीके से याद रखना है, आप खुद की प्रैक्टिस के लिए मेरा सजेशन रहेगा कि आप कंपेयर करके पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें अभिदृश्यक और नेत्रिका ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब सबसे पहले प्रकाश की किरण आपके पहले वाले लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस पर पड़ेगी। तो मान लो कि यहाँ पर क्या रखा हुआ है, ए बी यहाँ पर आपका जो है
ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिससे प्रकाश की किरण निकल रही है और पहले वाले लेंस यानी कि अभिदृश्यक लेंस पर यहाँ पर पड़ रही है। तो एक सिंगल लेंस के लिए जो आपने सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए भी देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से डायग्राम बनाते हुए यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब CD बन रहा है। ठीक है, जो सरल सूक्ष्मदर्शी में इतना हिस्सा आपने देखा है कि नहीं, देखा है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या बना, ये आपका प्रतिबिंब बना। और ये जो प्रतिबिंब बना ये आपके नेत्रिका के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अब यहाँ पर यहाँ से प्रकाश की किरण इस नेत्रिका लेंस पर जब पड़ रही है, ठीक है, तो नेत्रिका लेंस से यहाँ पर क्या हो रहा है, नेत्रिका लेंस से यहाँ पर जो है परावर्तित होकर के यहाँ पर आपका जो है क्या बन रहा है, फाइनल प्रतिबिंब बन रहा है। देखो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है, सिंपल सी बात है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हम देख नहीं सकते हैं उसको हम बड़े रूप में देखने के लिए हम करते हैं इस्तेमाल, है ना। बहुत सारी चीजें जैसे कि आप बहुत सारे बायो में प्रैक्टिकल्स करते होंगे, तो उनके लिए तो हमको क्या करना है, उसको बहुत अच्छा जूम आउट करके देखना है। जूम आउट करने के लिए हम यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें दो लेंस लगे हुए हैं, आंख के पास वाली लेंस को हम नेत्रिका, और जो जिसमें सबसे पहले प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको अभिदृश्यक हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, पहले वाले लेंस का प्रतिबिंब दूसरे वाले के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, जिससे वो बड़ा इमेज हमको यहाँ पर आवर्धित करके हमको दे रहा है। और यहाँ पर हमको उसकी आवर्धन क्षमता के लिए कैलकुलेशन करना है। तो जब भी इस तरीके से हम लेंसेज के लिए आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। लेकिन फॉर्मूला देखने से पहले ये जो डायग्राम है मैंने आप लोगों को समझाया है, इसको आपको थ्योरेटिकल वे में कैसे लिखना होगा तो एक बार एकदम क्विक नजर डालो, क्योंकि सारी चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। कि दो समाक्षीय उत्तल लेंस हम ले रहे हैं जो कि एक नली की में जैसे रखा गया है उसी की तरह हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। तो वस्तु की पहले जो हम वस्तु की तरफ जिसको हम रख रहे हैं और उसको हम क्या कह रहे हैं, अभिदृश्यक कह रहे हैं। और इसकी फोकस दूरी और अभिमुख क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अच्छा भाई ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमारे पास लेंस है अभिदृश्यक लेंस, ठीक है, तो अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी, अगर इसकी कंपैरिजन हम करेंगे नेत्रिका की फोकस दूरी से, तो जो अभिदृश्यक की फोकस दूरी है वो नेत्रिका की फोकस दूरी से क्या होगी, छोटी होगी। इस चीज को यहाँ पर थ्योरेटिकल थ्योरी में जो है एक्सप्लेन किया गया। और साथ ही साथ अभिमुख की अगर हम बात करेंगे तो जो अभिमुख जिसको हम अपर्चर कहते हैं, तो सेम अपर्चर भी क्या होगा, आपका अभिदृश्यक का छोटा होगा नेत्रिका की तुलना में। फोकस दूरी छोटी है तो अभिमुख भी छोटा होगा। तो इस चीज को यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है, मेंशन करना है। जिस लेंस की ओर हम आंख रखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी भी फोकस दूरी छोटी होती है और अभिमुख हमारा चौड़ा होता है। लेकिन अगर हम तुलना करें अभिदृश्यक से, ठीक है, तुलना करें हम किससे, अभिदृश्यक से, तो अभिदृश्यक के कंपेयर में आपके नेत्रिका की फोकस दूरी क्या होगी, अभिदृश्यक के कंपेयर में आपकी नेत्रिका की फोकस दूरी बड़ी होगी। ठीक है, प्रतिबिंब वाले निकट वाले लेंस को हम अभिदृश्यक और आंख के पास वाले को हम क्या कह रहे हैं, नेत्रिका। तो ये चीज तो मैंने सबसे पहले बता दिया था। नेत्रिका को नली के भीतर खिसकाकर लेंसों की दूरी बदली जा सकती है। देखो भाई हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो सूक्ष्मदर्शी होता है तो उसमें हम नेत्रिका वाले जो पास की लेंस है उसको बड़ा छोटा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सूक्ष्मदर्शी की जो क्षमता है उसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ऐसा बना होता है। अगर आप आंखों का चेकअप करवाने जाओगे तो वहां पर भी इस तरीके से एक सूक्ष्मदर्शी मशीन लगी होती है जो हमारे आंखों के अंदर के लेंस को चेक करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि अभिदृश्यक को वस्तु की ओर या उसे दूर भी, मतलब कि अभिदृश्यक को भी आगे पीछे हटाया जा सकता है, वस्तु के पास या दूर लेकर जाया जा सकता है। अब अगर हम क्रिया की यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो क्रिया को समझने से पहले हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र हम देख लेते हैं। जब भी हम सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता पढ़ रहे होते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण। ठीक है, अब ये क्या होता है तो इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये जो है हमारा अंतिम प्रतिबिंब है। ये क्या है, हमारा अंतिम प्रतिबिंब, और इसके द्वारा जो हमारा कोण बन रहा है वो हमारा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना दर्शन कोण कहलाएगा। और वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण मतलब कि वस्तु के द्वारा जो बना रहा है दर्शन कोण। अब इसको इस डायग्राम में हम देखते हैं। देखो यहाँ पर डी पर स्थित अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना अंतरित कोण, और वही बोला जा रहा है वस्तु द्वारा बना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि GF/D मतलब कि ये आपका क्या है, मतलब कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, मान लो कि मैं इसको बीटा कोण और इसको मैं मान लो कि क्या मान रही हूँ, अल्फा कोण। तो बीटा कोण बराबर हमारे पास क्या मिल रहा है यहाँ पर, ये GF/D मतलब कि ये हमारा अंतिम प्रतिबिंब हो गया।
अंतिम प्रतिबिंब। और ये कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये GF/D, मतलब कि ये जो हम दूरी ले रहे हैं, ये जो है ना, मतलब कि प्रतिबिंब की जो दूरी ले रहे हैं V बराबर D, जो हम ले रहे हैं -V बराबर D, वो वाली दूरी आपकी हो गई। तो इसको हम लोगों ने डायरेक्टली, एक्चुअली इसको आप इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। अगर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे तो वहां पर आपको जो है ये दोनों ही कोण tan बीटा और tan अल्फा करके आपको बताए जाते हैं, tan बीटा और tan अल्फा। तो tan के लिए हम क्या लेते हैं, लंब बटे आधार लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या, GF जो है आपका क्या है, इस त्रिभुज का लंब, और आधार क्या है आपका D है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम tan अल्फा निकालेंगे तो tan अल्फा के लिए ये आपका ये वाला कोण, ये आपका क्या हो गया, ये tan अल्फा कोण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, tan बीटा कोण हो गया। मतलब ये आपका प्रतिबिंब के कारण और वो वस्तु के कारण जो है दर्शन कोण हो गया बीटा और अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से जब सेकंड वाले के लिए ये नीचे में निकालेंगे ना, तो ये भी आपका क्या हो गया, लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया AB, और आधार यहाँ पर क्या है, आधार यहाँ पर बेसिकली जब हम अल्फा कोण की जो बात करते हैं, ये हम फाइनल, मतलब कि ये जो कोण हम लेते हैं ना, ये इसको जो है हम मतलब जहां पर हमारा फाइनल प्रतिबिंब बन रहा होता है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको समझाना चाहूंगी। जैसे कि आपको एक डायग्राम में बताती हूँ, जैसे कि ये आपका क्या है, मान लो कि ये आपका प्रतिबिंब है, ये आपका मान लो क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो ये आपका जो कोण बन रहा है, ये बीटा है आपका प्रतिबिंब के कारण। तो वस्तु आपकी यहाँ पर है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इस तरीके से आगे खसका करके यहाँ से इस कोण को हम अल्फा मानते हैं। क्या करते हैं, इस कोण को हम अल्फा मानते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु के द्वारा बना दर्शन कोण। तो हम यहाँ पर दर्शन कोण की बात करें तो ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट अलग से पूरा टॉपिक आपके लिए लेकर आ सकती हूँ, पर क्योंकि एग्जाम नजदीक आ चुके हैं और केवल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का टॉपिक का वीडियो अलग से आए तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा। आपके फीडबैक पर डिपेंड करता है आगे आने वाला लेक्चर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दोनों के लिए ही, प्रतिबिंब और वस्तु के कारण दर्शन कोण के लिए यहाँ पर वैल्यूज लिख दिया। अब यहाँ पर देखोगे तो डी और डी आपका क्या हो जा रहा है, कैंसल हो जा रहा है। अब इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने से यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सी डी है, मतलब इसको हमने क्या किया है, ऊपर और नीचे क्या किया है, यहाँ पर गुणा और भाग किया है, जिससे हमको जो है आवर्धन क्षमता की ये जो वैल्यू है D/UE और ये V/U, ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर आप सिंपल वे में, जब आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर आपको आवर्धन क्षमता m0 बराबर D/UE आपको मिलता है, ठीक है। और जब आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए देख रहे होते हैं तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो आवर्धन क्षमता है उसे हम जो है डायरेक्ट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर m0 इंटू ME इस प्रकार से लिखते हैं। तो m0 हमें पहले से पता है D/UE, और इसके लिए नेत्रिका की आवर्धन क्षमता हम V/U ना, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट भी मिल सकता है, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है हम पहले पढ़ चुके होते हैं। और अगर यहाँ पर एक्सप्लेन करना भी है तो आप tan अल्फा और tan बीटा के फॉर्म में प्रॉपर आप करें। आपके पास कितना समय है इस पर निर्भर करता है, और कितने नंबर का सवाल है। 5 नंबर का सवाल है तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी, पर समय का ध्यान रखते हुए। तो समय में जितना संभव हो सकता है उतना ही करें, ठीक है। तो फाइनली आपको यहाँ से ये आपको आवर्धन क्षमता जो है मिल जाता है। अब यहाँ पर जो हमें ये D/UE जो मिला है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम त्रिभुज की सहायता से D/UE आप देख पा रहे हैं यहाँ पर GFE और CDE त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है नेत्रिका के लिए, आप देख पा रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप सुनिए। GFE और CDE त्रिभुज की सहायता से आप जो है इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसी तरीके से यहाँ पर जो है जो हमारा क्या है, ये जो V/U है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर त्रिभुज OCD और OA भी, ठीक है। तो ये OCD मतलब ये वाले त्रिभुज है ना, OCD और क्या OAB, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दो त्रिभुज, इसको डायग्राम को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को फिर से बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो त्रिभुज की बात करी जा रही है, ये जो क्रॉस त्रिभुज ये एक बन रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा त्रिभुज की जो बात करी थी वो कौन से त्रिभुज की, तो GEF त्रिभुज
और CED त्रिभुज, मतलब कि एक त्रिभुज ये जो मैंने बताया और दूसरा त्रिभुज मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर ये आपका त्रिभुज जो बन रहा है वो, और ये जो त्रिभुज बन रहा है वो। अब यहाँ पर भी आपकी क्या लगेगी, डेफिनेटली ज्यामिति लगेगी, तो दोनों तरह के त्रिभुज के लिए, है ना, लिख लेते हैं यहाँ पर जो मिट गया था, है ना। तो त्रिभुज को मैंने आपको बनाकर दिखाने के लिए दिखाया है, और इन दोनों से आपको यहाँ पर ये ज्यामिति से है आपको v/u की, ठीक है, वैल्यू, तो ये आप लिख सकते हैं v/u बराबर। अब इसके अलावा हमको जो है पता है लेंस सूत्र, नेत्रिका के लिए लेंस सूत्र अगर हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है, तो नेत्रिका के लिए जो प्रतिबिंब की दूरी है -d, और वस्तु की दूरी जो है ue, और इसकी फोकस दूरी fe हमने पहले ही देख लिया था। वैल्यूज को हम यहाँ पर रखेंगे, जिसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, यहाँ पर जो है हमको ये जो वैल्यू हमको मिली है, ये d/ue की वैल्यू मिली है 1 + d/fe। अब क्योंकि हमारे पास जो आवर्धन क्षमता का सूत्र था m0 × me, तो ये हमारा था क्या, d/ue × v/u। तो हम d/ue की जगह में ये वाली वैल्यू और v/u की जगह में वही वैल्यू हम लोगों ने लिखी है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र मिल गया, और ये आपको जो है पूछा भी जाता है किसमें, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। और अभिदृश्यक के लिए इसके बाद लिखेंगे, तो ये हमने अभिदृश्यक लेंस में, पहले हमने नेत्रिका में लेंस सूत्र लगाया, अब हम क्या कर रहे हैं, अभिदृश्यक में लेंस सूत्र लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अभिदृश्यक में लेंस सूत्र लगाने पर ये आपको v/u की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। इसके बाद फाइनली आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो आप जो है पहले में जो ये आपको दिया था ये वाला, इस रूप में भी आप क्या कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो, बाद में आप इस रूप में भी व्यक्त कर सकते हो। अब इसको ना थोड़ा इजी करके मैं आपको बताना चाहूंगी, उससे पहले ये थ्योरी भी हम कवर कर लेते हैं। आवर्धन क्षमता का उच्च मान प्राप्त करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी कम होनी चाहिए, मतलब कि f0 की वैल्यू कम होनी चाहिए, fe की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। नली की लंबाई की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। तो नली की लंबाई से क्या मतलब होता है, तो L बराबर नली की लंबाई होती है आपकी f0 + ue, ये आपकी क्या होगी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए नली की लंबाई। अब इस डेरिवेशन को थोड़ा सिंपल वे में देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आवर्धन क्षमता बराबर m0 × me संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए, क्योंकि हमारे पास दो लेंस है m0, एक हमारा अभिदृश्यक और एक हमारा नेत्रिका, तो दोनों के लिए आवर्धन क्षमता का सूत्र। और यहाँ से हमने d/ue जैसे कि मैंने आप लोगों को निकाल के दिखाया, तो उसके लिए हम क्या किए, इस प्रकार से सूत्र लिखे। उसके बाद हम लोगों ने लेंस सूत्र हमने अभिदृश्यक के लिए निकाला। तो अभिदृश्यक के लिए हम तीन चीजें निकाल सकते हैं। ये हमने ये जो हमारा यहाँ पर सूत्र है, इसको अलग अलग तरीके से लिखकर हम ये चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब हम यहाँ पर अभिदृश्यक के लिए क्या करते हैं, लेंस सूत्र लगाते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो कि यहाँ पर वैल्यूज रखते जाते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, तो यहाँ पर हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों में हम लोगों ने v0 को मल्टीप्लाई किया, और जहां से आपका ये जो है आगे स्टेप हुआ, जिससे यहाँ पे v0/u0 की वैल्यू आई। अब इसी चीज को अगर हम क्या किए, एलसीएम लेके लिखे, तो इस रूप में आप लिख पाए। अब इसके बाद नेक्स्ट बार में आप लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, और इसमें यहाँ पर f0 और u0 का एलसीएम लेकर के ये स्टेप किया। इसके बाद जो है इसमें हम लोगों ने क्या किया, इस u0 को हम क्या करें, लेफ्ट साइड में लेकर के गए, तो यहाँ से हमें u0/v0 की वैल्यू, इसको अगर हम पलट देंगे तो हमको v0/u0 की वैल्यू, तो इस फॉर्म में भी। तो इस तरीके से हमने अलग अलग तरीके से v0/u0 की वैल्यू निकाली है। और यहाँ पर हमने क्या किया है, v0/u0 की जगह तीन अलग अलग तरह से जो वैल्यूज निकाली है उनको हमने पुट किया। तो ये चार फॉर्म हम लोगों को मिले आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए। अब ये चारों तरह से अलग अलग आपको अगर ऑब्जेक्टिव में देगा, तो अलग अलग तरह से आप लोगों को क्या करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हमने इस मॉडल प्रश्न पत्र के 5 क्वेश्चंस कर लिए, सॉरी 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने 5 नंबर वाले किए, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली आप इन वीडियोस को ध्यान से देखना, और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि आपके एग्जाम्स की तैयारी के लिए लगातार मैं सेशंस लेकर के आ रही हूँ। और आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, ताकि आने वाला अगला प्रश्न हो सकता है प्रश्न पत्र आपका हो, या डाउट सेशन में भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। और आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नए पेपर के साथ, और तब तक के लिए बाय गाइस।